नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। तमाम मेहमानों के साथ नजर सबसे पहले एजेंडे पर। पाकिस्तान को उसकी ही जमीन पर राजनाथ सिंह ने दिया करारा जवाब। सार्क बैठक में बोले, आतंकी का कोई कैसे कर सकता है महिमा मंडन। बड़ा सवाल, शर्मिंदगी उठाने के बाद क्या पाकिस्तान अब आएगा बाज? और दिल्ली के सीएम केजरीवाल को अधिकारियों की जंग में लगा करारा झटका। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश, एलजी है प्रशासक, दिल्ली सरकार की सलाह मानने के लिए नहीं है बाध्य। दो खास मुद्दे इस पे आज हम चर्चा करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे आज के पहले मुद्दे की। आपको बता दें कि जिस तरीके से मेहमान नवाजी की जानी चाहिए पाकिस्तान की तरफ से, एक तरीके से उसका मजाक उड़ाया गया। जानबूझ करके भारत को नीचा दिखाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से आज सार्क में जो गृहमंत्री की तरफ से बातें कही गई उसको ब्लैकआउट किया गया, वहां के टीवी चैनल पर नहीं दिखाया गया। तमाम तरह की बातें सामने आ रही। कल इस पूरे मामले पे गृहमंत्री जो है संसद में जवाब देंगे। आपको बता दें कि अपना विरोध दर्ज कराने के लिए राजनाथ सिंह बीच में ही बिना लंच किए जो है सार्क सम्मेलन छोड़ करके भारत वापस आ गए। लेकिन भारत के पक्ष को काफी मजबूती के साथ गृह मंत्री ने वहां पर रखा, आतंकवाद का मुद्दा उठाया और इस बात का जिक्र किया कि किसी देश का आतंकी किसी भी व्यक्ति के लिए शहीद नहीं हो सकता। तो एक तरीके से इशारों इशारों में बुरहान वानी का जिक्र किया गया। गृह मंत्री की तरफ से इस बात का भी जिक्र किया गया कि कोई भी देश हो, कोई भी व्यक्ति हो, आतंकवाद के खिलाफ जो है सख्ती से निपटना चाहिए। उन्होंने कहा सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ सख्ती से नहीं निपटना चाहिए, सिर्फ जो किसी आतंकी संस्था के खिलाफ सख्ती से नहीं निपटना चाहिए, बल्कि जो देश आतंक को समर्थन दे उसके खिलाफ भी सख्ती से निपटना चाहिए। बहुत जबरदस्त एक्शन उस देश के खिलाफ भी होना चाहिए। तो बिना नाम लिए इशारों इशारों में गृहमंत्री ने तमाम खरी खोटी पाकिस्तान को पाकिस्तान की जमीन में उसी की भाषा में जवाब दिया गया। कल ही आपको बता दें कि नवाज शरीफ की तरफ से भी टिप्पणी आई थी और कश्मीर मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई थी। उसके बाद जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन राजनाथ सिंह के पहुंचने पर हुआ, ये तमाम चीजें दर्शाता है कि पाकिस्तान नहीं चाहता था कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह सार्क में हिस्सा लें। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से दिनेश सिंह मौजूद हैं, हमारे साथ अवधेश कुमार जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आप दोनों लोगों का। सबसे पहले टिप्पणी अवधेश जी आपसे जानना चाहेंगे, क्या इसके मैसेज क्या है, क्या करना चाहता है पाकिस्तान? क्योंकि गृहमंत्री के यहां आने के बाद पाकिस्तान के गृहमंत्री की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है उसमें एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया गया। उनका कोई देश सिर्फ आतंकवाद के नाम पर आजादी की लड़ाई को नहीं दबा सकता है। चाहता क्या है पाकिस्तान? देखिए, अगर पाकिस्तान में सार्क का सम्मेलन नहीं होता तो भारत के गृह मंत्री के वहां जाने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता था। जो स्थिति स्वयं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने 8 जुलाई को बुरहान वानी जैसे आतंकवादी के मारे जाने के बाद पैदा की है, उसको शहीद बताना, ब्लैक डे मनाना, फिर यूनाइटेड नेशन तक जाना, उसमें भारत के किसी प्रतिनिधि का पाकिस्तान की यात्रा करने का अर्थ ही नहीं था सरकार का। लेकिन भारत ने सार्क दक्षेश सम्मेलन को बचाने के उद्देश्य से यात्रा की थी। ये कोई पाकिस्तान की यात्रा नहीं थी, ये दक्षेश सम्मेलन की यात्रा थी। तो जाहिर है कि इस समय, और ये पाकिस्तान को भी पता था। लेकिन जो कुछ आप कह रहे हैं, अभी जो चौधरी निसार अली खान का वहां जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, जिसके कुछ भाग मैंने भी सुने हैं, उन्होंने ये कहा है कि राजनाथ सिंह ने एक जनरल बयान दिया था। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने तो पाकिस्तान के बारे में पाकिस्तान पर हमला किया, पाकिस्तान को निशाने पर लिया, आतंकवाद की दहशतगर्द के मामले में पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया, तो चौधरी निशात अली खान का कहना था कि उन्होंने जनरल टर्म से बात की, लेकिन हाँ, इशारा पाकिस्तान की ओर था, वो साफ था। तो वो कुछ भी कहें, लेकिन किसी भी आजादी की लड़ाई को आतंकवाद के नाम पर आप उसको दबा नहीं सकते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि पाकिस्तान के बदलने का कोई मतलब, पाकिस्तान बदलने के लिए तैयार ही नहीं है और हम ये उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं। जो देश भारत के गृह मंत्री की यात्रा यात्रा का सम्मान करने के लिए और कम से कम इतना नहीं कर सकता है कि ये खिलाफ होने वाले प्रदर्शन को रोके, बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित
आतंकवादी सैयद सलाहुद्दीन को प्रदर्शन करने की, विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति देता हो, उस देश से आप क्या कह सकते हैं? और जिस दिन राजनाथ सिंह गए उस दिन ही नवाज शरीफ का बयान था कि कश्मीर के मामले को हम भारत का अंदरूनी मामला नहीं मान सकते हैं, कि वो भारत का अंदरूनी मामला है। और अपने सारे दूतावासों को उन्होंने कहा कि और जितने राजनयिक हैं इसको दुनिया के स्तर पर उठाएं। तो पाकिस्तान की रणनीति साफ थी, लेकिन यह भी मानना पड़ेगा कि जो कुछ भारत की उम्मीद थी कि हमारे गृह मंत्री वहां जाकर के और खरी खरी बात करें, पाकिस्तान का बिना नाम लेते हुए राजनाथ सिंह ने जो खरी खरी बात की है, उससे कम से कम देश को संतोष प्राप्त हुआ। ठीक, दिनेश जी आपकी टिप्पणी पहली, पाकिस्तान ने जिस तरीके से एक होस्ट होने के नाते जो एक जिम्मेदारी थी, वैसे जिस तरीके के उसकी एक्टिविटीज रही हैं, बहुत ज्यादा सवालों के घेरे में पूरी दुनिया की नजर में है पाकिस्तान, लेकिन जो एक बेसिक कल्चर होता है वो भी इस बार देखने को नहीं मिला। मुझे लगता है कि देखिए पाकिस्तान क्या करता है, क्या उसकी करतूत है, पूरी दुनिया में जग जाहिर है। और आज उसके व्यवहार में मुझे लगता है कि पाकिस्तान और भी नीचे गिरा है। कहीं पाकिस्तान की महिमा मंडित नहीं हो रही, उसके इस कारनामे से मुझे लगता है कि और उसकी छेछा लेदर हुई है। और भारत को जो करना था, पाकिस्तान में जाके भारत के गृह मंत्री को जो कहना था वो कह के आए हैं। मुझे लगता है करारा जवाब दिया है। इसमें कौन सा गुनाह किया? अगर माननीय गृह मंत्री जी कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और आतंकवादियों को महिमा मंडित नहीं करना चाहिए, तो इसमें कौन सी गलत बात उन्होंने कही? तो उन्होंने नाम लिया या नहीं नाम लिया, लेकिन इशारा लोगों को समझ में आ गया, इसीलिए लोगों को आपत्ति हो रही ना। लेकिन ये आपत्ति कब तक होगी? जो आप कह रहे थे कि उन्होंने अपने अवधेश जी ने कहा कि सारे दूतावास को उन्होंने मैसेज दिया, लेकिन अगर आप देखिए तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मैसेज आ गया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, इसमें तीसरे का हस्तक्षेप नहीं आया। हर जगह इनको जवाब मिल रहा है, लेकिन अब क्या करें, इनकी बौखलाहट है जो आज इन्होंने इस तरह का कृत्य किया है। उनकी कभी भी कोई देश दूसरे देश के अतिथि के साथ इस तरह का सत्कार या इस तरह का व्यवहार नहीं करता है, तो हद कर दी है। यहां भी आप पाकिस्तान के सदस्य आते हैं, लेकिन कभी भी पाकिस्तान के किसी भी मंत्री के साथ या किसी भी अधिकारी के साथ इस तरह का कृत्य कोई नहीं करता है। चलिए एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं, लेकिन हमारी ये चर्चा लगातार जारी है। कल सदन के अंदर, संसद के अंदर गृह मंत्री इस पूरे मामले पर जवाब देंगे। हमारे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ेंगे, हमारे साथ पुष्पेंद्र कुलशेखर जी जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार। छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। घटनाचक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़ चुके हैं चर्चा में। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र कुलशेखर जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पुष्पेंद्र जी, आज जो कुछ घटा, हमने बताया क्या कुछ कहा गया। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान में जाकर के पाकिस्तान को आईना दिखाया, लेकिन जो व्यवहार पाकिस्तान की तरफ से किया जाना था, एक होस्ट होने के नाते मेहमान नवाजी का जो एक सलीका होता है, वो भी भूल गया पाकिस्तान भारत विरोध के चक्कर में। कैसे देख रहे हैं आप आज की जो घटना देखने को मिली है? आपकी पहली टिप्पणी इस पर। देखिए, मेरा ख्याल है कि इस टॉपिक पे हम लोग लगातार बहस कर रहे हैं, लेकिन इस टॉपिक पे बहस करने की एक संतुष्टि मुझे है कि राजनाथ सिंह वहां जाने के बाद, इस सब के बावजूद भी कि पीटीवी को सिर्फ इस बात की परमिशन दी गई कि आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, डायरेक्ट लाइव नहीं कर सकते। दूरदर्शन के रिपोर्टर को घुसने नहीं दिया गया। और यहाँ का जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का हाई कमीशन है, जिसके चंगुल में बहुत सारे वो पत्रकार हैं जो सुबह से शाम तक जो है पाकिस्तान का रोल, कश्मीर में आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, उनमें से किसी को वीजा नहीं दिया गया। उस पूरी कार्रवाई को पाकिस्तान के किसी प्राइवेट चैनल पर नहीं दिखाई दी गई। ऐसे में राजनाथ सिंह ने
जितनी बातें कही हैं, काबुल भी कहा, पठानकोट भी कहा, नाम लिए बगैर बुरहान वानी की बात भी कही, आतंकी देश की बात भी कही, वो तमाम सारी बातें कही जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो वहां जा रहे हैं, मल्टीनेशनल फोरम है, वहां नहीं वो ये कहेंगे, वहां सिर्फ ये बात होगी। और हम तमाम सारे लोग ये कह रहे थे कि ये बात वो पूरी डंके की चोट पे कहेंगे और उन्हें कहनी चाहिए। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि सार्क के अंदर जिस चीज पे टॉपिक है कि भाई आप आतंकवाद की बात हो, कम्युनिकेशन की बात हो, तो वो तमाम सारी बात की। तो इससे मैं संतुष्ट हूं कि जो उन्होंने कहना चाहिए था वो उन्होंने पुरजोर ताकत से कहा और खुलेआम कहा, कहीं कोई शर्म उसमें महसूस उन्होंने नहीं की। दूसरी बात जो आप कहते हैं कि एक देश के होस्ट होने की बात है, तो पाकिस्तान एज ए नेशन जो है वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है। इस पाकिस्तान को कुछ लोग लंबी लंबी दाढ़ियों और टोपियों में, कुछ लोग पैंट सूट में, कुछ लोग वर्दी में, इस पाकिस्तान के अंदर एक ही कैरेक्टर है, हेट इंडिया, हेट हिंदू, और वो जो है पूरे चरम पर है। अलग अलग तरीके से अलग अलग शब्दावली बोलते हैं, लेकिन एजेंडा उनका यह है कि हिंदुस्तान से नफरत के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए, हर ऐसा वर्ड डिक्शनरी से निकाला जाए जो अब तक न लिखा गया हो उसके अंदर। तो आप ये देखें कि कल जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के ने जो स्टेटमेंट दिया, वो मुझे लगता है एक तो होस्ट कंट्री और उस पर भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का लेवल का मामला। ये अगर वो किसी अपने छोटे नेता से कहलवाते तो शायद उसका कुछ पैचअप के लिए रास्ता रहता। तो ये बात ओपन हो चुकी थी कि पाकिस्तान इस पूरे मामले को लेकर इतना फंसा हुआ है कि सेल्फ गोल करने के लिए तैयार है। लेकिन इस पूरे घटना में दो घटनाएं घटी हैं पिछले 24 घंटे के अंदर जब यह सार्क का मामला हुआ है। एक तो कल जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप ने, जिसने साफ यह कर दिया कि हमारे पास जो मैंडेट है वो एलओसी के ऊपर जो वायलेशन है उसके अलावा और उससे कम और उससे ज्यादा हमारे पास कुछ भी नहीं है, और ये इंटरनल मैटर है, उसमें हमारा कोई दखल नहीं है। तो वो एक स्नप किया गया है। दूसरी बात जो है कि यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी कार्टर ने $30 करोड़ की एड जो है रोक दी गई है। तो ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि ये थपेड़ा राजनाथ सिंह ही नहीं मार रहे हैं, दुनिया का हर वो मुल्क जो इस बात को समझ रहा है कि पाकिस्तान जो है वहां आतंकवाद की फैक्ट्री है, वहां आतंकवाद की सोच है, अलग अलग भेषों में है, अलग अलग जबानों में है, लेकिन है ये सब आतंकवादी। तो वो उनका आना और राजनाथ सिंह के जाने से पहले 1000 पेज का डोजियर देना, वो तमाम सारी बातें इस बात को मुझे लगता है कि अगर राजनाथ सिंह ना कहते ये बात तो मुझे लगता है कि ये कमजोर बात होती। राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों की तर्जुमानी की है वहां जाकर के, इसलिए मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को इससे ज्यादा स्नप नहीं कर सकते। और यह भी बता दूं कि बांग्लादेश के होम मिनिस्टर नहीं गए वहां पर। तो आप यह देखें कि इस खित्ते के अंदर 3 इस्लामिक देश हैं, एक अभी सेकुलर से इस्लामिक बना है, अब वहां झगड़ा हो रहा है कि वो सेकुलर रहेगा या इस्लामिक रहेगा। आप देखिए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का बयान देखिए, बांग्लादेश ने बायकॉट किया, और खुद पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क होते हुए पूरी दुनिया के अंदर जिसे कह सकते हैं कि इस्लाम के नाम पे भी वो एक धब्बा है। तो अब ऐसे में भूटान, नेपाल, भारत, तो भारत ने जो भी कुछ कहा उसके बाद कुछ कहने लायक बचा ही नहीं है वो। शकील साहब, आप कैसे देख रहे हैं आज की इस घटना को और इसका जवाब भारत की तरफ से कैसे दिया जाएगा, क्या कहा जाएगा? कल सदन में अब इंतजार रहेगा, पाकिस्तान की जमीन पे जाके पाकिस्तान को आईना तो दिखाया है राजनाथ सिंह, कल सदन का भी बयान काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। कैसे देख रहे हैं आज का घटनाक्रम जो घटा और इस तरह की बेवकूफाना हरकत जो है कि आप आज के दौर में जब सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, इतनी तमाम चीजें हैं, ऐसे आप चीजों को, ऐसा नहीं कि इंफॉर्मेशन वहां से आई नहीं, फिर ब्लैकआउट करने का फायदा क्या रहा? क्या मैसेज देना चाह रहे थे? क्योंकि पाकिस्तान सरकार की वहां की मीडिया में भी थू-थू हो रही है इस बात को लेकर के। देखिए, आपकी बात पूरी डिटेल में अपने आप में सवाल और जवाब दोनों था। सबसे बड़ी बात यह है कि कल भी हम लोग यहीं पे बैठ के डिबेट कर रहे थे, तो क्या करेंगे हमारे होम मिनिस्टर, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क था, करेंगे कि नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन आप बीजेपी के कल के लीडर से कह रहे थे। उस वक्त हम लोगों का ख्याल था, मैंने खुद भी कहा था कि पाकिस्तान को जो आईना की बात नहीं है, जो हमारे शालीनता के साथ जितनी ज्यादा जवाब दे सकते हैं वो हमारे होम मिनिस्टर कल देंगे, और निश्चित रूप से देंगे। लेकिन निश्चित रूप से हमारा बड़ा देश है, मुल्क हमारा बड़ा है, हमारी क्रेडिबिलिटी पूरी दुनिया में है। उनके लैंग्वेज और हमारे लैंग्वेज में फर्क होगा। शालीनता के साथ आज भी राजनाथ सिंह ने जवाब दिया है उनको, और हम समझते हैं सारी बातों को कल पार्लियामेंट में भी रखेंगे। लेकिन एक बात को आप मानिए
कि हिंदुस्तान में भी एक बड़ी आबादी है और पाकिस्तान की भी बड़ी आबादी है, जो दोनों जगह की जनता चाहती है कि इस पूरे खित्ता में अमन व अमान बरकरार हो, डेवलपमेंट की बात हो, और इसीलिए इसको हिंदू और मुसलमान और इसके नाम पर नहीं जा सकते हैं, वो अफगानिस्तान हो या बांग्लादेश हो, पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा है। अफगानिस्तान से बहुत सारे झगड़े हैं और पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री में सब जगह घूमा, कहीं से उसको सबसे बड़ा इस्लामिक कंट्री अगर है सऊदी अरबिया, उससे बड़ा तो कोई नहीं है, वहां से भी उसको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। और ना ईरान जो दूसरे सेक्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट देश है, और पाकिस्तान का कभी ईरान पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद भी होता था, वहां भी उसको सहयोग नहीं मिला। तो एक्चुअली पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर कहीं पर सपोर्ट मिल नहीं रहा है, लेकिन वो अपनी हठधर्मी से बाज नहीं आएगा, क्योंकि इंटरनल उनके प्रॉब्लम जो हैं, आप जानते हैं कि उनकी सेना का इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल लोग कितने बौने हैं वहां के। दूसरे टेररिज्म, अगर ये दूसरी जगह एक्सपोर्ट करते हैं तो सबसे ज्यादा टेररिज्म का शिकार तो खुद अपने भी हो रहे हैं, उसके बाद भी इनको होश नहीं आ रही है। लेकिन ये बात तो उनको समझ में आएगी नहीं, इसलिए नहीं समझ में आएगी कि उनके यहां जो सत्ता का क्षेत्र है, इलाज क्या है? इलाज जो हिंदुस्तान करता आ रहा है और कर रहा है वही इलाज है। इलाज ये भी नहीं है कि जो आप समझ रहे हैं कि इंडिया किसी तरह से डर रहा है, या सरकार इंडिया की, चाहे कोई सरकार केंद्र में हो, पाकिस्तान से डरती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबको मालूम है पाकिस्तान से लड़ने की हमारी शक्ति उनसे कहीं ज्यादा है, और दो टुकड़े भी पाकिस्तान का हो चुका है, उनके पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है कोई बहुत बड़ी। लेकिन इलाज डिप्लोमेटिक कंट्री है, हमारा पड़ोसी है, उस हिसाब से हम हिंदुस्तान के लोग कभी सख्ती से और कभी नरमी से इलाज करते हैं। अब इसका परमानेंट क्या इलाज हो, ये देश की पार्लियामेंट को सोचना चाहिए। निसार साहब के स्टेटमेंट पर अवधेश जी आपसे जानना चाहेंगे कि किस मुंह से पाकिस्तान जो है कश्मीर में मीडिया को लेकर के सवाल उठाता है, डेमोक्रेसी को लेकर सवाल उठाता है, किस तरीके से वो आजादी की बात कर रहा है। जो आज निसार साहब का स्टेटमेंट आया, बलूचिस्तान में हमको पता है किस तरीके से बड़ी संख्या में दुनिया भर में जो लोग बाहर निकल गए हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार लोग मारे जा रहे हैं, वो अपनी आज़ादी की मांग उठा रहे हैं, और वो आज़ादी की लड़ाई पाकिस्तान को दिखाई नहीं देती है। यहाँ पर टेररिज्म फैला रहा है और उसे आज़ादी की लड़ाई का नाम दे रहा है। उसका कारण बिल्कुल साफ है, इस पर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि पाकिस्तान इस समय एक विफल राष्ट्र बनने की ओर फिर से बढ़ गया है। वो इस रूप में बढ़ा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को यह समझ में तो बात आ गई थी कि भारत के साथ तनाव करके, भारत के साथ युद्ध की संभावना पैदा करके, इसको दुश्मन बना के, विरोध करके हम अपनी क्षति हमने ज्यादा पहुंचाई है, उससे हमको ज्यादा हुई है, यह इनके समझ में आ गया था। इसके पहले आसिफ जरदारी को भी यह बात समझ में आ गई थी, और इसलिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने आरंभ में जो है कोशिश की भी कि भारत के साथ हो, लेकिन चूंकि वहां प्रधानमंत्री की हैसियत इतनी इस हालत में हो गई है कि सेना हावी है, सेना ये नहीं चाहती है, वहां के मुल्ला मौलवी नहीं चाहते हैं, वहां के जो कट्टरपंथी तत्व हैं जो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं आईएसआई में, वो सब भरे हुए हैं। पनामा का जो लीक है वो सामने आ चुका है। इसमें अब उसको नवाज शरीफ को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जरूरी हो गया कि 1990-93 के दशक वाले पाकिस्तान को फिर खड़ा करो, भारत विरोध का राग अलापो, कश्मीर का राग अलापो और समर्थन बढ़ाओ। तो यह एक विफल होते हुए, एक राजनीतिक स्तर पर लोकतांत्रिक रूप से विफल होते हुए देश की परिणति है। लेकिन जो हमारी चर्चा इस विषय पर है आज, जो हम कह रहे हैं कि वहां जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इनॉग्रल स्पीच दिया, उद्घाटन भाषण मेजबान देश के रूप में उनको देना ही था, जब एक तरफ उन्होंने कहना शुरू किया कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी प्रतिबद्धता है, हमने आतंकवाद के खिलाफ जरबे अज़्म चलाया है, आतंकवाद के खिलाफ हम एकजुट होकर के लड़ेंगे, उसके बाद तो फिर भारत के पास जवाब देने के अलावा चारा क्या था आपके प्रवचन का। तो इसीलिए राजनाथ सिंह ने कुछ बातें बहुत सोच समझ के कही। जैसे उदाहरण के लिए उन्होंने 3 ही हमलों का जिक्र किया, पठानकोट, काबुल और ढाका। ढाका हमले के बाद वहां के गृह मंत्री ने साफ कहा कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है।
काबुल हमले के लिए वहां के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान को जिम्मेवार ठहराया, अमेरिकन एजेंसी ने उसमें आईएसआई का हाथ बताया है, और पठानकोट में पाकिस्तान के आतंकवादी आए थे। तो केवल 3 नाम उन्होंने लिया तो ये बताने के लिए दिया कि ये तीनों का स्रोत आप ही है। इसके बाद उन्होंने अगर ये कहा है कि एक देश में जो आतंकवादी है वो दूसरे देश के लिए शहीद और स्वतंत्रता सेनानी नहीं हो सकता है, उसके बाद उन्होंने ये बात जो कही वो पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा मतलब उसको मिर्च लगने वाली, और पाकिस्तान को सीधे सीधे पाकिस्तान पर हमला भी कह सकते हैं इसको, वो ये था कि केवल आतंकवाद की शब्दों से निंदा करने, उसकी आलोचना करने से काम, कोरी आलोचना से काम नहीं चलेगा, और केवल आतंकवादियों के कुछ आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई से भी काम नहीं चलेगा। उन देशों के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं, जो व्यक्ति, जो संगठन और जो देश आतंकवाद को प्रश्रय दे रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी होगी। तो यह किस देश की ओर था? दक्षिण एशिया में अगर आतंकवाद को प्रश्रय देने वाला, पालने पोसने वाला कोई देश है तो वो है पाकिस्तान। दक्षिण एशिया में अगर अशांति है, अहिंसा है, अस्थिरता है तो वो किसके कारण है? केवल पाकिस्तान के कारण है। दक्षिण एशिया में अगर आतंकवाद है तो पाकिस्तान के कारण है, और सार्क और दक्षेस भी अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो रहा है तो उसका कारण भी पाकिस्तान है। तो एक मिनट, लेकिन मेरा कहना यह है कि अपने भारत का तो यह था कि हम किसी ढंग से वहां जाके दक्षेस को बचाएं, क्योंकि हमको दक्षेस में पाकिस्तान को माइनस करके भी बहुत सारा काम करना है, जो हमने किया भी है। जो चीजों नहीं चाहे, रोड का समझौता उनको माइनस करके कर लिया हमने, जो है साफ्टा का समझौता उनको माइनस करके कर लिया, तो कई काम हमने किया है बचाने का। अब यह देखना है कि भारत ने जो कुछ वहां रखा है इसको कूटनीति के दृष्टि से बाकी जो 7 देश हैं उसमें आगे ले जाकर के कैसे हम पाकिस्तान को अलग थलग कर पाते। चलिए एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हो गया है। आपको बता दें पिछले 24 घंटे पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं रहे हैं। यूएन में लताड़ा गया, अमेरिका से जो है थप्पड़ पड़ा, राजनाथ सिंह ने उनकी जमीन पर आकर के उनको कायदे से आईना दिखाया, बता दिया किस तरह का देश है वो। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक की चर्चा जारी रहेगी, दूसरा विषय भी है, बने रहिए हमारे साथ। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में जाकर के राजनाथ सिंह, भारत के गृह मंत्री, ने पाकिस्तान को खरी खोटी कायदे से सुनाई आतंकवाद के मुद्दे पर, लेकिन पाकिस्तान एक होस्ट होने के नाते जो फर्ज उसे निभाना चाहिए था, जो सलीका अपनाना चाहिए था, वो नहीं अपनाया गया। कल संसद में जवाब देंगे इस विषय पर। बहुत छोटी छोटी टिप्पणी, क्योंकि अगले विषय पर भी जाना है। पुष्पेंद्र जी, आपसे आखिरी टिप्पणी इस विषय पर जानना चाहेंगे। इलाज क्या है अब पाकिस्तान का? हालांकि वहां पे जो स्थितियां देखने को मिल रही है वो खुद देश टूटने की कगार पर है, बलूचिस्तान से लेकर तमाम चीजें हैं, लेकिन भारत के लिहाज से क्या इलाज हो सकता है पाकिस्तान का? देखिए, मुझे लगता है कि इस देश में एक लॉबी थी कि जब भी कोई ये बात कहता था कि पाकिस्तान से बातचीत बंद कर देनी चाहिए, वो जो कवर, जो सेकुलरिज्म, लिबरल, तमाम जो थे, वो फौरन कहते थे इसका मतलब युद्ध कर देना चाहिए। तो कभी कोई ये नहीं कहता था कि बातचीत बंद करना भी रणनीति का एक हिस्सा है, और बातचीत करते रहना भी एक रणनीति का हिस्सा है। राजनाथ सिंह नहीं जाते तो बहुत कुछ होता, राजनाथ सिंह चले गए, उसके बाद जो कुछ हो रहा है, दुनिया क्या कर रही है, पाकिस्तान का इलाज यह है बगैर जंग करे वो मुल्क टूट जाए, बगैर जंग करे उसमें खाना जंगी हो जाए। इसके अलावा आपके पास कोई है? आप डायरेक्ट उसके ऊपर हमला कर नहीं सकते। इसलिए नहीं कि आप कमजोर हैं, आप इससे पाकिस्तान को यूनाइट कर देंगे। इस वक्त जो इलाज है कि जो डिप्लोमेटिक जिस तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं, जो सेना फैसले ले रही है बॉर्डर पे, वो बराबर उसी स्पीड में होने चाहिए। ये नहीं होने चाहिए कि यहां सेकुलरिज्म की दुकान के नहीं देखिए पाकिस्तान के साथ हमें बात करनी चाहिए, नहीं देखिए साहब उसको ऐसा है, गलती माननी चाहिए। ये जो दुकानें थी जिसकी वजह से पाकिस्तान की हिम्मत ये हो गई थी कि पाकिस्तान को लगता था कि 26-11 कर दो,
गुरदासपुर कर दो, पठानकोट कर दो, 48 कर दो, 65 कर दो, 71 कर दो, हम कुछ भी करेंगे। अब स्थिति यह हो गई है कि वो डिप्लोमेटिकली भी पिट रहा है, और जो वो आतंकवादी भेजता था उनको कश्मीर में मारा जा रहा है, और इस देश में जो उनके आका थे, जो अंडर कवर लोग हैं, जो मीडिया के अंदर हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको भी समाज जो है तड़ाका दे रहा है, जिसकी वजह से वो बैकफुट पर है। यही उसका इलाज है। शकील साहब, आपकी टिप्पणी आखिरी इस विषय पर। देखिए, हमारी टिप्पणी आखिरी ये है कि पाकिस्तान का इलाज पहले से हो रहा है, कोई नई चीज आज कुछ नहीं हो रही है। उसको जब जवाब देना है जवाब दिया जा गया है, और अच्छी तरह जवाब दिया गया है, जबानी जवाब नहीं दिया गया है, अच्छी तरह जवाब पहले दिया गया है। आज भी उसी स्पीड में दिया जाए, और पाकिस्तान एक ऐसा गैर जिम्मेदार नेशन है कि उस नेशन को आप जिस तरह से डिप्लोमेटिक तरीके से जेर कर सकते हैं, वही सबसे अच्छा बांग्लादेश की तर्ज पर आपको लगता है बलूचिस्तान भी जिस तरह की वहां हालात हैं वो अलग होगा? क्या अलग होने के हालात लग रहे हैं आपको? नहीं, देखिए, मैंने कहा ना कि बांग्लादेश उनके इंटरनल हालात थे, लेकिन जब मुक्ति आंदोलन उनके यहाँ चला तो इंदिरा जी जैसी मजबूत लीडर थी जिन्होंने डिसीजन लिया और वहां आजादी के मतवालों के सहयोग किया और बांग्लादेश बना। अब आप किस तरह कर सकते हैं? मैंने आपको कहा पहले मजबूती के साथ किया गया है, आज भी उसी मजबूती के साथ करने की बात की जाए, खाली जबानी नहीं कहा जाए। ठीक, दिनेश जी आपकी टिप्पणी आखिरी। मुझे लगता है कि जो पुष्पेंद्र जी ने कहा, जो शकील जी ने कहा कि जिस तरह की बीमारी है पाकिस्तान, उसका ठीक इलाज हो रहा है, डायग्नोज हो गया है, उसको मेडिसिन भी दी जा रही है, उसको जरूरत है कीमोथेरेपी वो भी हो रही है, कि जितने बार उनको जरूरत हुई 4 बार उनका ठीक से इलाज हुआ है। अगर आगे भी जरूरत होगी तो इलाज होगा, और आज भी उसका इलाज हुआ है। सिर्फ आप ब्लैक आउट कर देंगे और चीजें सामने नहीं आएगी, अब वो जमाना नहीं रहा है। हमारे यहाँ भी उनके लोग आते रहे हैं ना, यहाँ शरीफ साहब भी आए, परवेज मुशर्रफ जी भी आए, लेकिन किसी बातचीत में कहीं ब्लैकआउट तो नहीं किया ना। मुझे लगता है कि अगर ये लाइव हो गया होता तो इनकी इतनी छेछाल इधर ना होती। इन्होंने जो किया है ये भी इनका एक इलाज ही है। विपुल जी, आपके पास जो टैक्स आया वो पीटीवी ने भेजा है, ऐसे नहीं है लोगों के संबंध है वहां पर। अगर वो विजुअल नहीं भेज सकते थे क्योंकि उनकी सरकारी नौकरी चली जाती है, वो टैक्स भी उन्होंने भेजा है जो आपके पास आ गया है। कि इससे हमको लगता है कि उनके अपने लोग भी उनका इलाज कर रहे हैं। आपकी टिप्पणी आखिरी सर। देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि पाकिस्तान का इलाज हो रहा है। देखिए, पाकिस्तान का इलाज 71 में हुआ, लेकिन आपने शिमला समझौते में जाके उस इलाज को गंवा दिया। पाकिस्तान का इलाज इसलिए 65 में हुआ, ताशकंद में जाके आपने गंवा दिया। तो इसलिए 1999 में चूंकि वो पूर्ण युद्ध नहीं था, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि कम से कम पाकिस्तान को झुकने के लिए एक मजबूर किया गया, और वो ऐसी स्थिति पैदा हुई थी कि पाकिस्तान में स्वयं जो है विद्रोह हो गया, और क्या नहीं हुआ, तो वो सत्ता बदल गई। पाकिस्तान एक ऐसा बेशर्म, मैं बार बार कहा, एक विफल होता हुआ देश हो गया हुआ है कि जो एक चिंता का विषय दुनिया के लिए है। लेकिन हमारे पास रास्ता यही है कि हम जाके उनके यहां भाषण दे आए। वो बहुत जरूरी है दुनिया को मैसेज देने के लिए कि भैया आपका, वहां के लोगों को भी सोचने के लिए। लेकिन एक तो सबसे पहले जो जरूरत मुझे समझ में आती है वो है कि कूटनीतिक दृष्टि से पाकिस्तान को दुनिया में बिल्कुल अलग थलग कर देना, कि लोग मान जाए कि ये वाकई आतंकवादी देश है। उसमें इस्लामिक कंट्रीज भी हैं, इस्लामिक, जैसे अभी तुर्की ने उसको सपोर्ट कर दिया कश्मीर के मामले पर, क्योंकि तुर्की में आप जान रहे हैं कि इस्लामिक कट्टरपंथ बढ़ रहा है, जिसको तोड़ने के लिए सेना ने काम किया, लेकिन वो सेना फेल हो गई। तो उसको उस स्तर पर करना। दूसरा यह है कि भारत जिस ढंग से बलूचिस्तान और बाकी के लोग जो अलग अलग निर्वासित हैं वो भारत से सहयोग चाहते हैं, तो जैसे पाकिस्तान कहता है कि हम कश्मीर में कूटनीतिक और राजनयिक सहयोग देते रहेंगे, वैसे भारत को भी कहना चाहिए कि बलूची भी हमारे भाई हैं, उनके आजादी के संघर्ष में और सिंधियों के आजादी के संघर्ष में हम कूटनीतिक, राजनयिक और नैतिक समर्थन देते रहेंगे, और इतने पर वहां हो जाएगा। और जो तीसरी बात होनी चाहिए वो होनी चाहिए गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को पाकिस्तान से कैसे हम आजाद कराएं, वहां कैसे पाकिस्तान के खिलाफ जो भावना भड़क रही है उसको भड़काना, और उसके लिए भारत की पूरी विदेश मंत्रालय का एक पूरा का पूरा महकमा इस काम में पूरी तरह लग जाए। और जो चौथी स्थिति है कि सैनिक स्तर पर हमेशा ऐसी तैयारी दिखाना कि अगर तुमने कुछ किया तो हम तुम पर अटैक करने के लिए तैयार हैं।
साथ साथ ये एक स्टैंस जिसको बोलते हैं, ये मुद्रा, ये छवि बनाए रखने की जरूरत है। लेकिन पांचवा तो बताया नहीं आपने कि इस भारत में जो पाकिस्तान के एजेंट हैं इंटेलेक्चुअल के लेवल पे, दुकानें जिनकी वो सही बात है, नहीं वो सही कह रहे हैं कि भारत में एक बड़े पाकिस्तानी जो पाकिस्तान पेड भी नहीं हो, लेकिन पाकिस्तान के प्रति जो ये हमदर्दी रखने वाले भारत विरोधी, ये बौद्धिक क्षेत्र में है, ये पत्रकारिता में है, ये शासन में भी है, ये राजनीति में है, ये लिटरेरी क्षेत्र में है, ये एनजीओ चलाने वाले हैं, इनको भी देश के अंदर इनको भी अलग थलग करने की जरूरत है। आवाज ऐसी हो कि लगे कि भैया अगर हमने बोला तो हम पर लात पड़ सकती है, इसलिए डर के मारे ये चुप हो जाए। तो ये भी एक एजेंडे में होना चाहिए, लेकिन ये एजेंडा सिविल सोसाइटी का होना चाहिए, ये एजेंडा सरकार का नहीं हो सकता है, ये एजेंडा नागरिक समाज का होगा। चलिए, अब 4-5 पॉइंट जो आप लोगों ने बताए, उम्मीद करते हैं सरकार उन्हें सुनेगी, समझेगी और जो उचित लगे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कुछ भी हो, जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान का रवैया देखने को मिल रहा है आतंकवाद को लेकर के, खासतौर से भारत के अंदर, निश्चित रूप से उस पर कोई सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आज के दूसरे मुद्दे की बात करते हैं। दूसरा मुद्दा जुड़ा हुआ है दिल्ली से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को करारा झटका मिला है। आपको बता दें, दिल्ली सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से, दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से आपको बता दें कि अधिकारों की लड़ाई को लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट गई थी आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार, और उस पर जो है जो जवाब दिया गया, कहा यह गया कि 239A के तहत दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। इस बात का भी जिक्र किया गया कोर्ट की तरफ से कि दिल्ली सरकार अगर कोई भी फैसला लेती है तो राज्यपाल से अनुमति लेना जरूरी है। साथ ही अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले का अधिकार केंद्र सरकार के पास है और दिल्ली सरकार के क्षेत्राधिकार से बाहर है। केंद्र ने जो 21 मई 2015 को नोटिफिकेशन जारी किया था, उसकी वैधता है, वो सही है, ये कहा गया। एसीबी को लेकर के जुलाई 2014, 21 जुलाई 2015 का भी नोटिफिकेशन सही है और अब तक जो भी फैसले लिए गए हैं इसको लेकर के, वो तमाम फैसले नल और वाइड हो गए हैं। तो बड़ा झटका है, क्या कुछ इसके मायने हैं? अब तक जो है तमाम बातें जो झगड़ा अखबारों और मीडिया के जरिए चल रहा था, कोर्ट ने इस पर स्पष्टता की है। पुष्पेंद्र जी, आपसे शुरू करना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? नहीं है इस बात में कि जिस किस्म की राजनीति अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, कल कहीं वो ये बयान ना दें कि अभी तक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको मरवा रहे थे क्योंकि वो राजनीति में जो उनको जीत मिली है वो पचा नहीं पा रहे थे। मुझे शक है और मैं हो सकता है ये उम्मीद कर सकता हूं इस पागल आदमी से कि कल वो ये कह दे कि जो भारत की जो हाई कोर्ट है उसे नरेंद्र मोदी के दबाव में वो काम कर रही है। ये उसको कहने को कोई 2 मिनट नहीं लगेंगे, लिहाजा उनके पास कोई तर्क नहीं है। लेकिन इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो इस बात को समझते हैं कि कोर्ट कैसे फैसले करती है। कोर्ट सरकारों के खिलाफ बोलती है, केंद्र सरकार के खिलाफ बोलती है। 2 बड़े फैसले अभी हाल में आए हैं। लिहाजा दिल्ली की जो दिल्ली हाई कोर्ट है, जो उसका फैसला है, जो उसने जो आज जजमेंट दिया है, मैं समझता हूं कि उन तमाम लोगों को जो थोड़ा भी सेंस रखते हैं उनको लगेगा कि अरविंद केजरीवाल कितना बड़ा फ्रॉड कर रहे थे और किस तरह की राजनीति कर रहे थे और किस तरह से लोगों को वलगरा रहे थे। आप प्रधानमंत्री पे आरोप लगा दें, आप आईबी पे आरोप लगा दें, आप सीबीआई पे आरोप लगा दें, ये जो हिट एंड रन की जो उनकी पॉलिसी थी, इसके बाद उनके आरोप लगाने में मुझे लगता है कमी आएगी और लोग भी समझेंगे कि यह आदमी फ्रॉड है। आपको बता दें कि इस बीच जो है बाकी अगली टिप्पणी ने उससे पहले क्या कुछ कहा गया नजीब जंग की तरफ से इस फैसले के आने के बाद, जरा वो बयान हम आपको सुना देते हैं। We in this office have no dispute with anyone on regular matters, and we want to and we have dedicated ourselves to work for the interest of the people of Delhi. वही चीज हमने 1 साल प्रेसिडेंट रूल भी था तो कोशिश की थी और वही चीज हमने कंटिन्यू करने की कोशिश की है कि विदाउट ट्राइंग टू इंटरफेयर विद द वर्किंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट वी शुड प्रोवाइड देम विद एज मच सपोर्ट एज पॉसिबल। बट डिस्पाइट दैट जो हमारी मजबूरियां हैं वो हमने आपको बता दी कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं और अगर कोई प्रपोजल हमारे पास आए जिसमें हम समझते हैं कि लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन पूरा नहीं पता, तो उस चीज को हम वापस कर देते हैं एडवाइस के साथ कि मेहरबानी से इसको दुरुस्त कर दिया जाए। हमारी तरफ से कोई विवाद, और इस चीज को, आज के ऑर्डर को आपको इसी परिपेक्ष में देखना चाहिए कि ये किसी की जीत नहीं है। नजीब जंग केजरीवाल का कोई अस्तित्व नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन की वैलिडिटी की बात है। इसमें ये नहीं है कि हम एक दूसरे को आज लड्डू खिलाएंगे और बहुत खुश हो जाएंगे। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको केवल हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ये
परिस्थिति है और इसी परिप्रेक्ष्य में हम आगे काम भी करेंगे। इस पूरे मामले को लेकर के अब आम आदमी पार्टी जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है, ये कहा गया है उनके प्रवक्ताओं के द्वारा। लेकिन इस बीच आपको बता दें कुछ एक बड़े फैसले जो कि अवैध हो गए हैं इस फैसले के बाद, आज दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से जो कहा गया, उसमें जो जो बिजली कंपनियों में 3 जो नॉमिनी बनाए गए थे निदेशक, उनकी नियुक्ति को अवैध करार दे दिया गया है। आपको बता दें इसके तहत उस फैसले को भी असंवैधानिक करार दिया गया है कि बिजली कटौती होने पर मुआवजा देने का एक फैसला लिया गया था, वो अवैध हो गया है। दिल्ली सरकार का 4 अगस्त 2015 का कृषि भूमि का जो सर्किल रेट बढ़ाया गया था उसे अवैध करार दे दिया गया है। ये तमाम वो जो फैसले लिए गए हैं वो तमाम नल एंड वॉइड, वो अवैध हो गए हैं। शकील साहब, आपकी टिप्पणी इस फैसले को लेकर के, अब ये विवाद थमेगा, अब क्या बोलेंगे केजरीवाल? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल को आप ये समझते हैं कि वो नहीं जानते हुए ये सब कर रहे हैं, तो ये हमारी आप सबकी बेवकूफ़ी है। वो जो कर रहे हैं वो सारी जानकारी के बावजूद कि वो किसी राज्य के चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं और उनकी सीमाएं सीमित हैं, लिमिटेशन क्या है वो सब है। दिल्ली में जब पहले बीजेपी की भी और कांग्रेस की भी सरकारें रही हैं और केंद्र सरकार कभी कभी डिफरेंट भी रही है कुछ दिनों के लिए, तो भी ये बात को समझ के उन सरकारों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से अपने लेजिस्लेशन काम करते रहे हैं, काम करते हैं। कभी कभी कांग्रेस की सरकार रहते हुए शीला जी की सरकार थी और गवर्नर के साथ भी मतभेद होते थे, लेकिन वो कानून के मुताबिक ही काम होते थे। इसके मतलब नहीं था कि वो उसको ओवरलैप कर ले, नहीं होता था। अलग अलग सरकारें भी थी, कई बार अलग कभी अलग भी थी और एक कंफ्यूजन नहीं हुआ। नहीं, हम एक साथ जब सरकार थी, एक मतलब पार्टी की तो भी नहीं थी, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन गवर्नर के और चीफ मिनिस्टर के थे, लेकिन कानून के मुताबिक ही काम हुए। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल सोची समझी एक राजनीति के तहत ये सब कर रहे हैं। अब वो उनकी पॉलिटिक्स उसमें सक्सीड भी की है, जो पिछले दिनों दोबारा इलेक्शन हुआ और दिल्ली में इतनी बड़ी सीट लगी। उसके बाद अब उनको नजर कई राज्यों की तरफ है, अभी पंजाब का इलेक्शन आने वाला है, इसलिए वो चाहते हैं कि बीजेपी प्रधानमंत्री के साथ और बीजेपी के लीडर के साथ सीधा कन्फ्रंटेशन दिखा के ये सिद्ध करने की कोशिश करें कि बीजेपी से अकेले केजरीवाल ही लड़ रहे हैं और कोई नहीं लड़ रहा है, ये बताने की कोशिश है उनकी। अभी तो जैसे वो बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, निश्चित रूप से जाएंगे, इसलिए कि अभी उनके 2 इंपॉर्टेंट और डिसीजन आने वाले हैं। एक तो है इलेक्शन कमीशन हियरिंग कर रहा है उनके जो एमएलए हैं, एमएलएस के 22 एमएलएस का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का हियरिंग कर रहा है। उसके डिसीजन आने के बाद अलग स्थितियां बन सकती हैं। इसलिए हम समझते हैं कि कानून का पालन काहे कोई कितने ही जनता की मेजोरिटी से जीत के आए, लेकिन कानून से ऊपर कोई नहीं होता है। हर आदमी को ये दिल्ली के हाई कोर्ट के निर्णय से ये सबक लेना चाहिए। अवधेश जी, अब आपको क्या लग रहा है, ये इस फैसले के आने के बाद पंजाब का चुनाव है, क्या वहां पर भी एक झटका लगा है अरविंद केजरीवाल को? क्योंकि ये खबरें जो है वहां तक भी पहुंचेंगी कि लगातार अपने आप को ये दिखाते थे कि काम वो बहुत करना चाह रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार उन्हें काम करने से रोक रही है। वो तमाम इस तरीके की उनकी पोजीशनिंग रहती थी कि वो जो फैसले ले रहे हैं वो जनता के हित में है, लेकिन केंद्र सरकार उस हित को ध्यान में नहीं रख रही है। ये स्थिति अब स्पष्ट होगी। देखिए, पंजाब चुनाव में इसका प्रभाव तभी होगा जबकि कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल इसको जनता के बीच ले जाए कि हाई कोर्ट ने इनके बारे में क्या कहा है। बगैर जनता के बीच इस चीज को ले गए हुए पूरे फैसलों को पढ़ने का, क्योंकि इसकी व्याख्या वो अपने अनुसार कर रहे हैं कि उन्होंने कहा है थोड़ी बहुत हुई है, हम बाकी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हमारी लड़ाई जारी है। उन्होंने इसको यह दिया है कि हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम तो दिल्ली के जनता को हक दिलाने के लिए लड़ रहे हैं कि तुम्हारा लोकतांत्रिक अधिकार है, तुमने मत दिया है, तुमने जिसको निर्वाचित दिया है वो सरकार काम करेगी कि एक ऊपर बैठा हुआ जो है एलजी काम करेगा। तो वो इसको ऐसे ले रहे हैं। देखिए, केजरीवाल, ये फैसला हमारे लिए तो कोई आश्चर्य नहीं, हम लोग कई बार इस पर बहस कर चुके हैं कि जो संविधान बिल्कुल साफ साफ कहता है, जो दिल्ली का एक्ट है वो साफ साफ कह रहा है कि दिल्ली के एक्ट के अनुसार आपको कोई भी 3 चीजें, सेवा मतलब नियुक्तियां, जमीन और लॉ एंड ऑर्डर,
ये 3 चीजें जो हैं वो केंद्र के पास है, एलजी के माध्यम से वो इसको गवर्न करती है। इन तीनों पर इनका कोई अधिकार नहीं है। दिल्ली विधानसभा में कोई भी विधेयक पारित करने के, विधेयक लाने के पहले उसको एलजी के पास भेजना संविधान के तहत अनिवार्य है। एलजी उसको राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, फिर वहां से वो अनुमति होकर आती है, फिर करते हैं। ये अपने आप पास कर रहे हैं। कोई भी नियुक्ति ये अपने मन से नहीं कर सकते हैं, उसके लिए इनको एलजी की अनुमति अनिवार्य है। अच्छा, इसमें कोई समस्या भी नहीं थी अभी तक। जो है चीफ मिनिस्टर, जैसे अभी बात हो रही थी कि वाजपेयी जी की सरकार थी और शीला दीक्षित की सरकार थी, नरसिंह राव की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो एडजस्ट होकर के काम चला था। ये आदमी चूंकि इतने बड़े वादा करके आया है, जो वादे ये पूरा नहीं कर पा रहा है, तो इसको ये दिखाना जरूरी है कि ये हमको, ये सरकार एलजी और एक केंद्र की सरकार काम नहीं करने दे रही है। दूसरा, चूंकि इतने बड़े महाक्रांतिकारी बन के आए हैं, इसलिए उनको एक बताते रहना जरूरी है कि हम बिल्कुल अभी भी जनता के हित के लिए टकरा रहे हैं। और जो तीसरी बात जो कि शकील भाई कह रहे थे कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी से हम ही सीधा सामना कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है, यह उनके राजनीति के लिए आवश्यक है। लेकिन मेरा कहना यह है कि केजरीवाल अगर राजनीति करना चाहते हैं, थोड़ी भी समझ है अगर, तो वो जनता का काम करे। हाईकोर्ट ने अपने डिसीजन में उनको अगर थोड़ा बहुत भी भ्रम रहा होगा, वो साफ कर दिया है और उन पर टिप्पणी भी की है, इसमें तीखी टिप्पणी भी है सरकार पर। तो कम से कम इस फैसले के बाद उनको सचेत होकर के, और जो इस देश का संविधान कह रहा है, जो दिल्ली का कानून है, उसके तहत वो निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में काम करें। ये मेरा सुझाव होगा। नहीं करेंगे तो फिर जैसा बाकी आगे के कोर्ट से भी उनको लतार मिलने वाली है, आज भी लतार मिली है, आगे भी मिलेगी, और इसकी प्रतिध्वनि वो हो सकती है उनके विपरीत जाए। चलिए दिनेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप तो खुश होंगे जिस तरीके का फैसला ये आया है। कम से कम लंबे समय से जो कन्फ्रंटेशन चल रहा था, कम से कम एक इसमें जो है जो स्थिति दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपकी रही, आपको लगता है कि इसके बाद मैसेज थोड़ा और बेहतर तरीके से जनता के बीच में जाएगा, आपकी स्थिति बेहतर होगी दिल्ली के अंदर? इसमें खुश होने और दुख होने की बात नहीं विपुल जी, इसमें तो सारे लोगों को पता था कि निर्णय यही आना है। लोगों को पता है कि प्रदेश और देश ड्रामा और नौटंकी से नहीं चलता है, ये संविधान से चलता है ना, ये तो सबको पता है। अगर आपको संविधान पर नहीं विश्वास है, पुष्पेंद्र जी कह रहे थे, अब तक कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार हमको नहीं करने दे रही, क्या आज टिप्पणी देंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूं, उनको आज पता था कि आज ये निर्णय आने वाला है, इसीलिए वो विपश्यना में चले गए। जाना चाहिए आदमी विपश्यना में, ये आज जवाब नहीं दे सकते थे ना, या तो कहें कि हाई कोर्ट का निर्णय भी जो है हमको काम करने नहीं दे रहा है। और शकील जी भी कह रहे थे कि जाएंगे, अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, यही नाटक दिखाने के लिए जाएंगे, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए जाएंगे। लेकिन उन्होंने जो वादे किए हैं ना, उसको काम तो करना नहीं है, काम कर ही नहीं सकते हैं। इसके पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं दिल्ली में, मदन लाल खुराना रहे, साहब सिंह वर्मा रहे, शीला दीक्षित रहे, साहब सिंह वर्मा रहे, बहुत लोग रहे ना। क्या उस समय प्रदेश में काम नहीं हुआ था? इस समय सिर्फ नाटक और नौटंकी हो रही है, अपने अपने लोगों को मठाधीशों में फिक्स करने की कोशिश हो रही। दिल्ली में तो काम कर ही नहीं रहे हैं, ये अपना सारा समय जो है पंजाब को देंगे, दूसरे शहर को देंगे। लेकिन दिनेश जी, ये भी बात सही है कि वो काम न करते हुए, नाटक नौटंकी करते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के लिए और कांग्रेस के लिए उसकी राजनीति का जवाब देना कठिन हो गया है, और आपकी पार्टी को तोड़ रहा है। आपके सिद्धू, आप लोग उस पर करते हैं, आपके सिद्धू उसमें जा रहे हैं, आपकी एक और दिल्ली के नेता वहां जा रही है, पंजाब में आपकी पार्टी से और कांग्रेस को छोड़ के भारी संख्या में लोग उसकी ओर जा रहे हैं, तो आप उसका इलाज क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसका मोह भंग हो, ऐसे ही होगा ना, जब हम कहते तो लोगों को नहीं लगता, आज उनको लगा ना, उनको ये राजनीति है कि मोह भंग होगा, उनको भी पता चला, तो मोह भंग होगा तो आपके पक्ष में आएगा, कोई जरूरी है? भी भारतीय जनता पार्टी से गए हैं, उनका क्या हस्र हुआ है? नहीं, ये किसी का हस्र नहीं हुआ है, कई लोग भी पता है भाई, अभी कई लोग भी विधायक है जिनको आप पता नहीं जानते, कई विधायक ऐसे वो है अभी आप आम आदमी पार्टी में, जो भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को छोड़ के गए, और दिल्ली में विधायक, एक मिनट, तो 2 दर्जन लोग भारतीय जनता पार्टी, उनका क्या होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी अगर इस उम्मीद में है कि लोगों का मोह भंग हो जाएगा अपने आप, तब हम करेंगे, तो आप प्रतीक्षा करते रहे। अगर मोह भंग होगा तो फिर दूसरा कोई खड़ा हो सकता है लोगों के मोह को खींचने के लिए। क्या वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस केजरीवाल की इस ड्रामेबाजी की राजनीति से निपट नहीं पा रही है? क्या वजह है कि 48 दिन की सरकार छोड़ के जाने वाले जो केजरीवाल को दोबारा इतनी ज्यादा सफलता मिलती है? देखिए, बात यह है कि जो अवधेश जी कह रहे हैं उसमें बड़ी सच्चाई है, और हमें कुछ सच्चाइयों को माननी चाहिए। हमारे बीजेपी के प्रवक्ता हैं, पार्टी की लाइन से वो हट नहीं सकते, लेकिन ये सब जानते हैं कि
जो चुनाव हुआ था दिल्ली में, उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो अपने आप को विजन डॉक्यूमेंट जारी करते हैं जगह जगह, अमृतसर में भी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया था, बिहार में भी उन्होंने जारी किया था, इन नेताओं ने खुद ही भारतीय जनता पार्टी के जो जुझारू नेता थे, जो ईमानदार नेता थे, उन्हें खड़के फिक्सर जैसे लोगों को लाए गए। उसका हशर यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीतिक तौर पे जवाब नहीं दे रहे हैं, टेलीविजन पे बयानबाजी हो रही है। लेकिन मुझे आज एक घटना हुई है, उसका जिक्र मैं करना चाहता हूं। आज एक फैसला है, बताया गया है कि विपासना में चले गए हैं, लेकिन वो जाते जाते जो भारतीय राजनीति में धरना प्रदर्शन से पैदा हुआ हो, वो ये ऑर्डर जारी कर गए कि दिल्ली में धारा 144 है, धरना नहीं कोई दे सकता है। तो ये ऐसा लग रहा है कि अल बगदादी कह रहा है कि हत्या करना मना है। मुझे अजीबोगरीब बात लग रही है। चलिए इसी विषय पर, इसी सवाल पे शकील साहब आखिरी टिप्पणी आपकी, कार्यक्रम समाप्त करने का समय होगा 30 सेकंड में। देखिए, ऐसा है कि जो जजमेंट आया है वो तो कोर्ट का काम है अपनी नहीं, कैसे क्यों नहीं निपट पाई कांग्रेस बीजेपी इस पे सवाल? मैं कह रहा हूं कोर्ट का जजमेंट अपनी जगह है जी। कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी या बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से जनता के बीच भी में जो जाना है और जिस तरह से उनको ये पोल इनकी खोलनी है कि इतने वादे किए हैं, उसमें अभी सफलता बहुत हद तक नहीं है, उनकी पॉपुलैरिटी बहुत घट नहीं रही है, एक बात। दूसरे, बिजली और पानी का जैसे विषय है, अभी जैसे आपने बता दिया कि नोटिफिकेशन खत्म होगा, जनता को बता देंगे। देखिए, हम आपके लिए ये काम कर रहे थे, हमको केंद्र सरकार नहीं कर रही है, कोर्ट अभी नहीं कर रही है, हम सुप्रीम कोर्ट से राहत आपको, जनता को लाएंगे कि बिजली कंपनी ये गलत कर रही थी, फ्रॉड कर रही थी, धोखा दे रही थी और जनता के हित में नहीं थी। आज देखिए केंद्र सरकार, तो वो पॉलिटिकल कहीं ना कहीं से उसको कोई प्रोटेक्शन और उसको बना लेता है, और ये अभी चलेगा, सुप्रीम कोर्ट से फौरन आएगा नहीं, और ये पंजाब के इलेक्शन तक उसका वो हवा बना ही रहेगा। लेकिन शकील भाई, आपने ये जवाब नहीं दिया कि कांग्रेस क्यों नहीं लड़ पा रही है। पॉलिटिकल बात बताइए, इसका जवाब दीजिए ना। कांग्रेस क्यों नहीं, कांग्रेस तो लड़ रही है, लेकिन जनता जो है, कांग्रेस या बीजेपी, दोनों के पास अभी जनता के बीच उतनी शक्ति नहीं है। चलिए समय समाप्त। बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र जी आपका, अवधेश जी आपका, शकील साहब आपका, दिनेश जी आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। घटना चक्र को यहीं समेटते हैं। आप देखते रहिए जैन टीवी। फिलहाल के लिए नमस्कार।